हम लोग देखते हैं अब, ये है हमारा तीसरा लेक्चर, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार, है ना। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत यानी पारंपरिक मतलब क्या हो गया, जो पुराने जमाने से उपयोग किया जा रहा है। तो पुराने जमाने सिर्फ कोयला पेट्रोल डीजल ही नहीं, गोबर गैस का भी उपयोग किया जाता है। तो कोयला पेट्रोल डीजल तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसको बनने में कितने वर्ष लगते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन गोबर गैस तो हम अपने से बना सकते हैं। तो पहला है जैव मात्रा या बायोमास जिसको बोलते हैं। यह कैसे बनता है, यह कृषि और जंतु के अवशिष्ट से इसे ईंधन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं, मान के चलो एक ड्रम लेते हैं, ड्रम में क्या करेंगे, लकड़ी, गोबर, सूखा तना, पत्ता ये सब डाल देते हैं, ठीक है। और वह क्या होता है, सड़ने गलने लगता है, और उससे कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलता है, ठीक है। और मीथेन गैस निकलता है, उसको यूज कर लेते हैं, वह जल जाता है। एक तरीका ये हो गया। लेकिन अब देखो जैव मात्रा या फिर बायोगैस में हम लोग क्या करते हैं, पहला जलावन हमारे पास जो है कौन सा होता है, लकड़ी होता है। लकड़ी का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। पुराने जमाने में चूल्हा पर खाना बनता था, अभी भी बनता है ना। तो ये भी तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हुआ। ऊर्जा तो मिलता है हमको उष्मा के रूप में, आग के रूप में, क्योंकि हर जगह ऊर्जा है। ऊर्जा, उस आग से रोटी बनता है, रोटी हमारे पेट में जाता है, पेट में उससे फिर एनर्जी मिलता है, फिर हम लोग काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा क्या होता है, रूप बदल रहा है बल्ले, लेकिन वह जो है ऊर्जा कभी नष्ट भी नहीं होता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे आगे। ना तो ऊर्जा कभी नष्ट होता है, ना ही उसका हम निर्माण करते हैं। वह क्या होता है, रूप बदल बदल करके आता है। तो ये चीज है। लकड़ी देख लो, लकड़ी भी क्या है, एक बायोमास ऊर्जा का स्रोत है या फिर जैव मात्रा है, जिसको क्या करते हैं, लंबे समय तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इससे क्या है, बहुत सारी हानियां हैं। क्या हानि है, लकड़ी को जलाते हैं तो क्या निकलता है, धुआं निकलता है। देखता होगा भोज सब में लकड़ी से का टुकड़ा सब डाला जाता है, चूल्हा में भी डालते हैं, तो उससे धुआं उत्पन्न होता है। अधिक उष्मा न देना, लेकिन लकड़ी को जलाने से क्या होता है, अधिक उष्मा उत्पन्न नहीं होती है। आप कहोगे कैसे सर, होता तो है। तो देखो गैस को जला और लकड़ी को जला, ज्यादा गर्मी किसमें आएगा, इसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, गैस में। तो कहीं ना कहीं क्या है, दोनों क्या है, एक तरह से ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन दोनों के क्वालिटी में अंतर है, इसीलिए ऐसा हुआ। तो लकड़ियां क्या होता है, हानि क्या है, लकड़ी से जलने पर धुआं उत्पन्न करता है, अधिक उष्मा भी नहीं देता है ना। तो हमको क्या करना होगा, तकनीक में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दक्षता बढ़ाना होगा। जैसे क्या, जैसे लकड़ी से चारकोल बनाना। लकड़ी से हम लोग क्या करने वाले हैं, चारकोल बनाएंगे। चारकोल बनाने का मतलब क्या होता है, अब चारकोल समझ लेंगे क्या होता है। तो क्या बताया, देखो उपाय भी बताया। लकड़ी से समझ गए क्या होता है, लकड़ी एक ईंधन है, हानि कौन कौन सा ये भी जान गए, ठीक है। और उसको बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लकड़ी से चारकोल बना लेंगे। तो क्या होगा, धुआं कम निकलेगा, अधिक उष्मा देगा, है ना। अब ये चारकोल क्या होता है, इसको समझते हैं। चारकोल क्या है, लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने पर उसमें उपस्थित जल और वाष्पशील पदार्थ बाहर चले जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। समझ में आया क्या होता है, चारकोल क्या होता है। तो लकड़ी को जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें जो जल होता है, यानी पानी का मात्रा, लकड़ी में तो पानी का मात्रा होता है, पेड़ काटो उसमें थोड़ा थोड़ा नमी रहता है। तो जब उसको जलाते हैं तो क्या होता है, उसका वाष्प बाहर निकल जाता है, और बाकी जो बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चारकोल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। चारकोल क्या होता है, लकड़ी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर सीमित आपूर्ति में, मतलब कि जितना जरूरत हो, ज्यादा तो जल जाएगा पूरा, तब वह क्या बनता है, चारकोल बन जाता है। समझ में आया, तो कोयला बन जाता है। ठीक है, एक तरह से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चारकोल बोलते हैं। चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन होता है। क्यों होता है, अब लकड़ी में धुआं क्यों दे रहा था, क्योंकि उसमें पानी का मात्रा था, अच्छे से सूखा हुआ नहीं था, तो धुआं तो देना ही है ना। कहीं ना कहीं नमी रहने के कारण धुआं देता है। अब देखो चारकोल बिना ज्वाला के जलता है। कोयला देखो उसमें लौ नहीं निकलता है, कोयला में वो आग की तरह रहता है ना, तो वो जलता है, तो बिना ज्वाला का जलता है। अपेक्षाकृत कम धुआं देता है, ज्यादा धुआं नहीं देता है, जितना लकड़ी देता है उससे थोड़ा कम धुआं देता है। उष्मा उत्पन्न करने की क्षमता उससे अधिक होती है ना, किससे, लकड़ी से। अब देखो गोबर के उपले, जिसको गोईठा बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में, गोबर के उपले जैव मात्रा का एक रूप, परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने से कई हानियां है ना। जैव मात्रा का एक रूप ये भी है, पहले लकड़ी देखे, फिर चारकोल देखे, अब गोबर के उपले देख रहे हैं ना। इससे बहुत सारी हानियां, क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा धुआं उत्पन्न होता है, और पूरी तरह से दहन न होने के कारण
राख का बनना। राख क्यों बनता है? क्योंकि यह अच्छे तरीके से जलता ही नहीं है। यदि अच्छे से जलेगा तो राख नहीं बनेगा। परंतु तकनीक के सहायता से गोबर का उपयोग गैस संयंत्र में होने पर वह एक सस्ता एवं उत्तम साधन बन जाता है। तो गोबर के उपले बारे में क्या जाने? गोबर का उपला ईंधन तो है, लेकिन इससे हानि भी है। पहला तो धुआं बहुत निकलता है, अच्छी तरह से नहीं जलने के कारण क्या होता है, इसका राख बनता है। लेकिन इसको तकनीक की मदद से हम इससे गैस बना सकते हैं। गैस कैसे बनाएंगे अभी अभी बता रहे थे हम। एक ड्रम लिए या फिर एक टैंक बना दिए, उसमें गोबर को घोल घोल करके डालते गए, वह गोबर क्या होगा, सड़ते गलते उसमें मीथेन गैस निकलेगा। उसको पाइप से कनेक्ट करके सिलेंडर में जोड़ देंगे और सिलेंडर से चूल्हा में जलाएंगे तो वह जलेगा मीथेन गैस CH4। तो गोबर गैस से हम लोग एक सस्ता में, मतलब एक महीना में हम लोग लगभग 2 सिलेंडर 4 सिलेंडर भर के खाना बना सकते हैं आराम से। तो ये काम करना चाहिए लोगों को। अब देखो बायोगैस क्या होता है। बायोगैस यानी गोबर फसलों के कटने के पश्चात, ऊपर वाला क्या था, गोबर गैस। ऊपर वाला क्या था, गोबर गैस संयंत्र। गोबर गैस संयंत्र किसको बोलेंगे? जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोबर डालते हैं घोल करके, ठीक है, तो वो हो गया गोबर गैस संयंत्र। लेकिन जब बोलेंगे बायोगैस संयंत्र तो इसमें थोड़ा सा अंतर हो गया। बायोगैस बोले तो इसमें गोबर तो होगा ही, फसल का जो कटा हुआ शेष अवशेष बच जाता है, ठीक है, जिसको गांव घर में क्या बोलते हैं, कमौनी बोलते हैं, या फिर जो घास फूस बचता है वो भी डाल दो उसमें। सब्जी का कटा हुआ जो बचा हुआ, काटते फूटते हैं तो कुछ बच जाता है ना, वो डाल दो। टंकी वाला जो होता है बाथरूम का टंकी वाला मटेरियल वो भी डाल दो, ठीक है। तो वो मेहनत करना होगा उस तरह से। और इसको जो है यह क्या होगा, अपघटित होगा। और कौन सा गैस बनेगा, बायोगैस बनेगा। और अपघटन में के बाद यहाँ पर बहुत सारे गैस बनते हैं। कौन कौन सा? सड़ने गलने के बाद। अपघटन का मतलब क्या होता है, सड़ना गलना। तो अपघटन के बाद यहाँ बनता है मीथेन गैस। मीथेन गैस यानी CH4। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसें उत्पन्न होती है। और गैस को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक टंकी बना देंगे और टंकी बना करके उसमें जमा कर लेंगे। जमा करने के बाद उसका उपयोग कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, एक गैस की टंकी है, यहाँ पर गोबर डालते हैं हम लोग, यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ से रास्ता है, अंदर टंकी में जमा होता है गोबर, ठीक है। और ये गोबर जब भर जाता है तो गोबर का उपयोग हम खाद में भी कर सकते हैं। यहाँ से गैस जो है गैस सिलेंडर में भर लेंगे। तो ऐसा उपाय है। हम लोग खर्च करें यदि 30 से 40 हजार रुपया, तो हम लोग लगभग महीना में 2 से 4 सिलेंडर आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पैसा एक बार खर्च होगा, थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन तो ज्यादा टेंशन नहीं है, धुआं तो नहीं निकलेगा कम से कम। बायोगैस के लाभ है ना, हम लोग देख लिए गोबर गैस और बायोगैस में थोड़ा सा अंतर है। गोबर गैस में सिर्फ गोबर, बाकी बायोगैस में और एक्स्ट्रा चीज मिला देते हैं जो सड़ गल जाए, ठीक है, प्लास्टिक नहीं मिला देंगे। बायोगैस से लाभ, तो बायोगैस क्या है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, क्योंकि इसमें कितना मीथेन होता है, 75%, 75% मीथेन होता है। किस गैस में, जैव गैस या बायोगैस में। अब ये भी जाने, या धुआं बिना उत्पन्न किए हुए मीथेन गैस जलता है, धुआं भी उत्पन्न नहीं होगा, ये भी बहुत फायदा की चीज है। जलने के बाद कोयला और लकड़ी के भांति राख जैसा अवशिष्ट शेष नहीं बचता है। चूंकि देखो गैस के रूप में निकलता है, उसको जलाएंगे तो उसमें राख बचता है, नहीं बचता। हम लोग भी तो घर में LPG जलाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको भी जलाने के बाद राख नहीं बचता है। उसी तरह से मीथेन गैस को भी जलाने पर राख नहीं बचता है। तापन क्षमता उच्च होता है। तापन क्षमता उच्च होने का मतलब अधिक गर्मी होता है उस आग में जब जलाते हैं तो उस गैस को। बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है। देखा है गैस में एक बर्नर लगा करके जो लगाते हैं, गैस लाइट जो होता है, भोज सब में देखा होगा, शादी विवाह में, उसमें मेंटन लगा करके जो है लाइट जला जाता है, देखा हो कभी, तो गैस वाला लाइट, तो वो भी उपयोग कर सकते हैं। तो लाइट जलाने में भी गैस का उपयोग कर सकते हैं। बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी हो गया। संयंत्र में शेष बची स्लरी, स्लरी का मतलब क्या होता है, जो शेष बच जाता है, क्योंकि गैस बनने के बाद तो फिर मटेरियल निकालेंगे, तो वो उसमें क्या क्या रहता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में रहता है, यानी कि जितना होना चाहिए थी वो मेरा खाद के रूप में खेत में चला जाएगा। गैस का उपयोग तो हम कर ही लिए, ठीक है। दोनों सिस्टम है, गोबर डालने वाला भी है, 10 दिन के बाद उससे निकालने वाला भी है। सारा मटेरियल निकालेंगे फिर डालेंगे, निकालेंगे, इस तरह से क्या होगा कि वह उत्तम खाद भी हो जाएगा। उसका बचा हुआ जो स्लरी, उसको क्या बोलते हैं, बचे हुए शेष भाग को क्या बोलेंगे, स्लरी बोलेंगे, ठीक है।
अवशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय भी हो गया। सोचो, अब जो सड़ने गलने वाला पदार्थ है इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि उसमें डाल दिए बायोगैस में, वह सड़ गल जाएगा और हमको गैस भी बन जाएगा, है ना। तो आराम से उपाय भी हो गया उसका। अब अगला है हमारा बहुत ही बढ़िया ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा का स्रोत। ऐसा जगह जहां पर हमेशा आंधी तूफान आता रहता है, जैसे राजस्थान वाला क्षेत्र है, वहां पर क्या है, लोग बहुत कम रहते हैं, रेगिस्तानी एरिया है, जनसंख्या बहुत कम है, तो वहां पर हवा चलती है तेज, तो उसके कारण वहां हम क्या लगा सकते हैं, पवन ऊर्जा का पवन चक्की लगा सकते हैं। एक पिलर होगा, उसमें पंखी होगी और वह चलेगा, सेम वही कंडीशन हो जाएगा। डायनेमो लगाएंगे, फिर बिजली उत्पन्न करेंगे। जनित्र जिसको बोलते हैं, पवन ऊर्जा में क्या हो गया, सूर्य विकिरण द्वारा भूखंड और जलाशयों में असमान गर्म होने के कारण वायु की गति उत्पन्न होती है। अब एक चीज सोचने वाला चीज है कि हवा में गति कहाँ से आता है। हवा चलता है कुछ देर बाद, फिर कभी हवा नहीं चलता है, कभी कुछ होता है, ऐसा क्यों होता है, कभी बहुत तेज हवा चलता है, इसका कारण क्या है। कारण यही होता है कि क्या बोले थे अभी अभी, जो भारी गैस होता है वो नीचे होता है, जो हल्का गैस होता है वो ऊपर हो जाता है। तो मान के चलो क्या है यार, इधर पानी है, पानी क्या होगा, गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो उसका भाप आएगा, ऊपर जाएगा, है ना, भाप ऊपर जाएगा। धरती अभी ठंडा हो गया, अभी शाम हुआ है तो क्या हो गया, ठंडा, तो वहां पर पानी तो अभी गर्म ही होगा, ऊपर वाला भाग, तो हल्का होने के कारण वह क्या होता है, इधर का ठंडा हवा है, यह क्या होगा, पानी की तरफ जाएगा, तो वहां उधर वाला गैस ऊपर उठ जाएगा, तो इसमें गति आ जाएगा हवा में। बात समझे, नहीं समझे। एक हम बैठे हुए हैं, बगल में ये बच्चा बैठा हुआ है ना, हम क्या ठंडा हो गए, ये अभी तक गर्म ही है, तो गर्म है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हवा है, हम भी हवा है, यह भी हवा है, हम क्या होंगे, उसके तरफ जाएंगे, आसानी से चले जाएंगे, क्योंकि वो हल्का है, वो ऊपर उठ जाएगा, हम नीचे चले जाएंगे, तो मेरे में गति आ गया ना। यदि दोनों ठंडा रहता तो ना हम उधर जाते ना वो इधर आता, दोनों गर्म रहते तब पर भी हवा नहीं चलती। हवा में गति कैसे आता है, समझ में आया। पानी का दो स्रोत, ठीक है, या फिर कोई भी चीज का, दोनों हवा यदि गर्म है तो हवा नहीं बहेगा, या फिर दोनों हवा, दोनों जगह का हवा क्या है, ठंडा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जगह गर्म एक जगह ठंडा, तो हवा किधर से किधर जाएगा, ठंडा हवा गर्म हवा की ओर जाएगा, गर्म हवा ऊपर उठ जाएगा, हवा में गति आ गया, पवन में गति आ गया। समझ में आ गया। पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न रूप से किया जाता है। जल को कुआं खींचने में, किसका कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे इसका, पवन की गतिज ऊर्जा का। जल को कुआं से खींचने में पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, उस गतिज ऊर्जा का, क्योंकि हवा से वो घूमेगा, हम लोग जो है कुआं से ऐसा सिस्टम बनाएंगे, कुआं से पानी ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाएगा। अनाज चक्की चलाने में, अनाज चक्की क्या होता है पता है ना, आटा पीसने वाला मशीन, गेहूं पीसने वाला जो होता है, उसको चलाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। टरबाइन को घुमाने में, अभी अभी मैंने बताया, तो पहले अपन बिजली यानी कि पानी से जो बिजली बनाते थे उससे सिर्फ बिजली बनाते थे, लेकिन इसका उपयोग दो तीन जगह कर सकते हैं। कहाँ कहाँ, कुआं से पानी निकालने में, दूसरा अनाज चक्की चलाने में। अनाज चक्की किसको बोलते हैं, धान कुटाने वाला मशीन होता है ना, उसके गेहूं से आटा पीसने वाला मशीन होता है, उसको भी चला सकते हैं। और टरबाइन घुमाएंगे, और टरबाइन घुमाने के बाद क्या होगा, बिजली उत्पन्न भी कर सकते हैं। टरबाइन से जनित्र, जनित्र से विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। परंतु एकल पवन चक्की से बहुत ही कम उत्पादन होता है। एक ठो पवन चक्की लगाएंगे तो उससे कितना बिजली उत्पन्न होगा, है ना। एक फैन लगा देंगे, उससे पवन चक्की घुमाएंगे, फिर डायनेमो जोड़ के हम बिजली उत्पन्न करेंगे, थोड़ा सा होगा। इसीलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ यदि लगाया जाएगा तब जाकर के अधिक से अधिक क्या होगा, विद्युत उत्पन्न होगा। तो सोचो, जब एक साथ एक ही जगह बहुत सारा वो लगा दिए पवन चक्की, पवन चक्की समझ रहे, एक पिलर होगा, एक पोल, उसमें बहुत बड़ा बड़ा फैन लगा होगा, फैन समझ रहा नहीं, ये पंखा वाला जो होता है घूमने वाला, ठीक है। तो वो चीज, तो एक जगह यदि लगा दे एक क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, पवन ऊर्जा फॉर्म। क्या बोलेंगे, पवन ऊर्जा फॉर्म। सिनेमा सब में सुनता होगा फॉर्म, खेत करने वाले, या खेती जहाँ होता है ना, बड़ा बड़ा खेत का फील्ड होता है, वहां पर एक घर होता है, उसी जगह को क्या बोलते हैं, उस एरिया को फॉर्म बोलते हैं, है ना। हम लोग भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, उस डी पर, इस डी पर, कहीं और जगह है, तो उसी तरह से। तो हो गया, बहुत सारी पवन चक्की यदि एक जगह हो तो उस जगह को क्या बोलेंगे, पवन ऊर्जा फॉर्म बोलेंगे। पवन चक्की को चलाने के लिए हवा का स्पीड कितना होना चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। पवन चक्की को चलाने के लिए हवा की गति होनी चाहिए 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कितना स्पीड होना चाहिए, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब है क्या कि पवन ऊर्जा के लाभ। पवन ऊर्जा के क्या क्या लाभ है, सबसे पहला तो पर्यावरण हितैषी है, लाभ यही हो गया, पहला फायदा पवन ऊर्जा से,
क्योंकि इससे प्रदूषण तो निकलेगा नहीं, पर्यावरण का ही हवा चलेगा, उसी से हम लोग उत्पन्न करेंगे ऊर्जा। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, हवा तो हमेशा चलना ही है, वो समाप्त होगा नहीं, और इसके लिए क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा नहीं होगा, एक ही बार पवन चक्की लगाएंगे, हवा तो हमेशा आते रहेगा, है ना, जब तक कि वह टूट ना जाए, कुछ खराब ना हो जाए, तब तक खर्च नहीं लगेगा मेरा, है ना। तो ये चीजें, पवन ऊर्जा की सीमाएं, ऊर्जा की सीमाएं क्या है, सीमाएं यही है कि इसको लगाने के लिए हमको एक खेत चाहिए, एक बहुत बड़ा फील्ड चाहिए, एक जगह चाहिए जहां जमीन की आवश्यकता होगी, उसमें लगाएंगे हम लोग पवन चक्की। उसके बाद इसके लिए हवा की गति कितनी होनी चाहिए, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी कैसे, हमेशा हवा की गति रहेगी तब ना, वो पवन चक्की रुक गया हवा, बिना हवा का, तो क्या होगा, बिजली बंद। तो इसलिए हवा की गति हमेशा क्या होना चाहिए, लगातार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अत्यधिक प्रारंभिक लागत, यही है प्रॉब्लम कि शुरुआत में लागत अधिक हो जाता है। हम लोग अभी पढ़े गोबर गैस या बायोगैस, तो लोग सोचता है कैसे लगा, 50,000 अभी खर्च कर देगा एक बार तो सब दिन के लिए हो जाएगा, लेकिन वही शुरुआती लागत लगता है, दोबारा तो खर्च लगता नहीं है, दोबारा सिर्फ गोबर डालना है। उसी तरह से पवन ऊर्जा का जो पवन फॉर्म लगाएंगे, पवन ऊर्जा फॉर्म, उसको भी लगाने के लिए हमको क्या पड़ेगा, शुरू में ज्यादा से ज्यादा खर्च लग जाता है। पवन चक्की के ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होना, क्योंकि वो जो ब्लेड होता है, ब्लेड, ये पंखा में क्या लगा हुआ है, ब्लेड लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। तो ब्लेड उसका बहुत कॉस्टली आता है, महंगा आता है, क्योंकि बढ़िया ब्लेड लगाएंगे ना, नहीं तो पता चला 10 दिन में टूट गया, जंग लग गया, ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए वो बहुत महंगा आता है या फिर लागत अधिक लग जाता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, पवन मतलब हवा, ठीक है ना, किसी का पुत्र नहीं पवन, पवन पुत्र हनुमान नहीं, तो डेनमार्क को क्या कहा जाता है, पवनों का देश, वहां हमेशा हवा बहता होगा, वहां पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। भारत का पवन ऊर्जा में विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है विश्व में, है ना। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कितना स्थान है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है तमिलनाडु के कन्याकुमारी के निकट। तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, पता है कि नहीं। भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फॉर्म है, कहाँ पर है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारत का सबसे बड़ा फॉर्म वहीं पर है सरकारी, जिससे कितना बिजली उत्पन्न होता है, 380 मेगावाट, कितना 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है, कहाँ, कन्याकुमारी का जो पवन ऊर्जा फॉर्म है वहां से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे अगले दिन, अब लगता है एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो अच्छे से पढ़ो।